बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, वंशागति और विविधता के सिद्धांत की, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको मेंडल के कार्य के बारे में बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा? मेंडल का एकल संकर क्रॉस। ठीक है, हमने पढ़ा था एकल संकर क्रॉस का मतलब क्या था। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल एक लक्षण की हम वंशागति को देखते हैं तो वो क्रॉस क्या कहलाता है? एकल संकर क्रॉस या एक जीन वंशागति, या इंग्लिश में बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हमने देखा था। ठीक है, जिसका फिनोटाइप अनुपात देखा, जीनोटाइप अनुपात देखा था। ठीक है, आज क्या करेंगे? आज हम वही मेंडलवाद पढ़ेंगे और उस मेंडलवाद में हम बात करेंगे एकल संकर क्रॉस जो मेंडल ने किया तो फिर क्या निष्कर्ष क्या निकाला उसने, उसकी बात करेंगे, यानी उसके रिजल्ट की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा क्विज और लास्ट में मैं आपको दूंगा क्या? होमवर्क। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी, यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? मेंडलवाद की। जब जब लेक्चर होएगा इन्हें जरूर दिखाऊंगा मैं। देखो सीधी सी बात है, पिता है, जनक है हमारे नहीं, अनुवांशिकी के यानी जेनेटिक्स के। ठीक है, क्या किया था बेटा जी? ये आपको पता ही है, 7 लक्षण लिए थे। ये भी हर बार दिखाऊंगा, ताकि बार बार इसलिए दिखाता हूं ताकि आप फोकस करो। देखो भाई, इसमें 7 जो लक्षण है ये बिल्कुल जुबान पर आ जाने चाहिए। ये 7 लक्षण कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है, बिल्कुल जीभ पर होने चाहिए आपकी। ठीक है, ऐसी इस लेवल की पढ़ाई करनी है। ठीक है, हाँ जी, ये लक्षण थे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखे हैं इस तरीके से। अच्छा, अब बेटा हमने बात करी मेंडलवाद में कौन से क्रॉस की? एकल संकर क्रॉस। ठीक है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम केवल एक लक्षण की वंशागति को देखते हैं। हमने माना, हमने नहीं, मेंडल ने देखा, एक लक्षण की वंशागति देखी। क्या? उन्होंने नर लिया लंबा, ठीक है, और मादा ली, या नर बोना ले लिया, मादा लंबी ले ली। हम मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं नर ले लिया लंबा और मादा जो थी वो थी बोनी, यानी बोना पेड़ था, ठिगना था, ये लंबा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये द्विगुणित है, बता दिया है पूरा, याद रखना। युग्मक जब बनाते हैं तो एक युग्मक के अंदर एक जोड़ी जीन में से केवल एक जीन जाता है। गौर से सुनिएगा, मेरे अंदर या मेरा निर्माण किससे हुआ? मेरे माता पिता से। एक लक्षण उत्पन्न करने के लिए, ध्यान से सुनना, एक लक्षण उत्पन्न करने के लिए 2 जीन की आवश्यकता होती है। एक लक्षण उत्पन्न करने के लिए 2 जीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक जीन मम्मी से आता है, एक पापा से आता है। तो मेरे अंदर एक लक्षण उत्पन्न हो रहा है, मान लो आंखों का रंग। अब ये आंखों का जो रंग है मेरा, इसको उत्पन्न करने के लिए मेरे अंदर जीन जो आए थे, एक आया मम्मी से, एक आया पापा से। ठीक, तो मेरे अंदर एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए एक जोड़ी जीन है। लेकिन जब मैं युग्मक बनाऊंगा, शुक्राणु बनेंगे, तो उन 2 जीन में से, यानी एक जोड़ी जीन में से केवल एक जीन एक युग्मक में जाता है और दूसरा अलग युग्मक में जाता है। ये कान खोलकर सुन लेना और याद रखना, भूल मत जाना ये। ठीक है, चलें आगे। अब जरा देखिएगा बेटा, ये मैंने आपको बता दिया था कि भैया जेनेटिक्स में आपने स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क भी करना है। और क्या स्मार्ट वर्क करना था? आप जानते हैं ये एक जोड़ी जीन है ना। अब एक जोड़ी जीन में से केवल एक जीन एक युग्मक में जाएगा, यानी एक युग्मक में कैपिटल टी जाएगा, तो दूसरे में भी क्या जाएगा? कैपिटल टी। क्यों लिखे भाई? सेम रिजल्ट आने वाला है। यानी अगर युग्मक सेम है तो जो F1 पीढ़ी आएगी सेम ही तो आएगी। यहां पर भी जरा सोचिए, 2 युग्मक बनेंगे, दोनों के अंदर स्मॉल टी जाएगा। 2 बार क्यों लिखे? एक बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 बार भी लिख दूंगा तो भी F1 जो आएगी वो क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये थे बेटा युग्मक, और युग्मक के निषेचन से बना युग्मनज। अब ये युग्मनज वृद्धि करेगा और जीव बन जाएगा। अब उस जीन के अंदर ये जीनोटाइप मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मैंने आपको बताया था F2 कैसे निकालते हैं। F1 को F1 से जब क्रॉस करते हैं तो क्या निकलती है? F2। बोला था, करके भी दिखाया था। कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या थी भैया? ये हमारी F1 ही तो थी। कौन है? कैपिटल टी स्मॉल टी कौन है? F1 है। जो कैसे हैं? लंबे हैं।
क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी जीन है, ये अप्रभावी जीन है। प्रभावी जीन अपने आप को अपनी प्रभाविता दर्शाएगा, अप्रभावी प्रभावी नहीं है, अपने आप को दर्शा नहीं पाएगा। तो सीधी सी बात है, ये दर्शाएगा, ये नहीं दर्शा पाएगा, जिसकी वजह से लक्षण कैसा उत्पन्न होएगा? लंबेपन का। क्लियर है? चले आगे। अब आगे चल रहे बेटा, और ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहां पर ये हमारी F1 को हमने F1 से जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आती है? F2 मैंने आपको बताया था। अब जरा सोचिए, ये जो है इससे जो युग्मक बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? सोचिए, यहां से जो युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनेंगे? दिमाग लगाएं, जल्दी से सोचिए फटाफट, यहां से युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? जल्दी से सोचिए, ठीक है? हाँ जी, सोचा कितने बनेंगे? दो। कौन कौन सा? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसी प्रकार यहां पर भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी एक जोड़ी जीन में से एक जीन एक युग्मक में जाएगा, एक दूसरा अलग युग्मक में जाएगा। है ये मान लेते हैं, ये कौन है? ये मादा थी, इसके ये दो मादा युग्मक है, ये नर था, इसके ये दो नर युग्मक है। फिर मैंने आपको भैया मेथड बताया था कि जब आपके युग्मक आ जाते हैं तो F2 पीढ़ी निकालने के लिए आप क्या करते हैं? युग्मकों को अनुलंबीय और अनुप्रस्थ रखते हैं, यानी एक चेकर बोर्ड बनाते हैं। याद आ रहा है? चेकर बोर्ड। और वो चेकर बोर्ड किसने बनाया था? याद करिए, पुनेट। वैज्ञानिक का नाम क्या था? पुनेट, जिसने चेकर बोर्ड बनाया था। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, ये जो चेकर बोर्ड है जो किसने बनाया था? पुनेट ने। क्या किया था? ये जो युग्मक है इनको रखा सीधा, और ये जो है इनको रख दिया अनुलंबीय। मान लेते हैं इनको कैसा रख दिया? मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को सीधा सीधा रख दिया, और बाकी इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया था। चलिए जी, खींच दीजिए लाइनें, और क्या करना है? गुणा करना है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये लंबा ये लंबा ये लंबा, और ये बोना। फिनोटाइप यानी ये लंबा है ये लंबा है ये लंबा है ये बोना है। तीन लंबे मिले और एक बोना मिला। लक्षण जो हमें दिखाई दिए, तीन लंबे एक बोना, ये लक्षण प्रारूप का अनुपात है, यानी फिनोटाइप अनुपात था। और फिनोटाइप अनुपात जो था वो क्या था बेटा जी? 3:1। क्या था? 3:1। कौन है? फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप का मतलब जो लक्षण दिखते हैं उसका अनुपात। तो भैया हमें दिखा कि ये लंबे, तीन लंबे मिल रहे हैं। F2 पीढ़ी ये आई थी हमारी, 4 आए हैं, ये है ना, 4 बच्चे पैदा हुए जिसमें से 3 है लंबे, एक है ठिगना, यानी 3:1। ठीक है। और जीनोटाइप, कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा जीनोटाइप का मीनिंग याद है आपको? जीनोटाइप अनुपात यहां पर क्या होएगा? जरा सोचिए, जिनको आ गया था समझ में। जीनोटाइप अनुपात का मतलब तो समझ में आता है ना, कहीं ये भी समझ में नहीं आता हो कि सर जीनो अनुपात क्या होता है, रेशो क्या होता है। विभिन्नताएं, चेंजेस, अलग अलग जो चीजें होती हैं वो अनुपात में लिखी जाती हैं। अब जरा सोचिए, ये क्या है? ये जो मैंने लिखा, ये क्या लिखे? जीन्स लिखे ना। जीन्स को जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अब कैपिटल टी क्या है? जीनोटाइप है भाई। कितना मिल रहा है? 4 बच्चों में से एक में मिल रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? जीनोटाइप है। कितनों में मिल रहा है? 2 में मिल रहा है। स्मॉल टी क्या है? जीनोटाइप है। कितने में मिल रहा है? 1 में मिल रहा है। तो ये क्या है हमारा? 1:2:1, 1:2:1। ये क्या है हमारा? जीनोटाइप अनुपात। 3:1 क्या है? फिनोटाइप अनुपात। ये हमने देख लिया था, इसकी हमने बात कर ली थी यहां तक। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं, ये तो मेंडल ने कर दिया, F1 पीढ़ी निकाल दी, F2 पीढ़ी निकाल दी। अब मेंडल ने रिजल्ट बताया अपना, निष्कर्ष बताया अपना, बताएगा ना। तो अब हम बात करने वाले हैं मेंडलवाद में मेंडल के एकल संकर क्रॉस के निष्कर्ष।
एकल संकर क्रॉस के निष्कर्ष की बात करेंगे। मेंडल ने जो एकल संकर क्रॉस कराया उसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, आए चले देखते हैं किसका। मेंडल ने जो एकल संकर क्रॉस कराया था, कराने के बाद जो उसने रिजल्ट दिया, ठीक है, क्या किया देखिएगा। बेटा जी, मेंडल ने एकल संकर क्रॉस के 3 रिजल्ट दिए थे, कार्य किया और कार्य करने के बाद 3 रिजल्ट दिए। सबसे पहला रिजल्ट जो था, सबसे पहला निष्कर्ष जो था, निष्कर्ष यानी रिजल्ट जो था वो क्या था, ध्यान से सुनिएगा। युग्मित कारकों का अनुकरण। अब ये ना हमारी बुक्स में कई जगह अलग मतलब दे रखा है, लेकिन इस तरीके से नहीं दे रखा है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़िएगा कृपया करके, है ना। बुक्स में सारी चीजें घोच-मोच कर रखी हैं, तो पहले मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझना, क्योंकि जेनेटिक्स वास्तव में टफ पड़ जाएगी अगर आप सीरियसली नहीं सुनेंगे तो। ठीक है, तो बेटा जी पहला जो निष्कर्ष जो था, पहला जो रिजल्ट था मेंडल का एकल संकर क्रॉस का, उसका नाम है युग्मित कारकों का अनुकरण, जिसे हम बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर या युग्मित कारकों का अनुकरण। अभी मैं सिर्फ आपको रिजल्ट जो है, निष्कर्ष जो निकाले हैं उनके नाम बता रहा हूं। ठीक है, ये पहला रिजल्ट था, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो था, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो है उसका नाम देखिएगा प्रभाविता का नियम। क्या नाम है? प्रभाविता का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। और तीसरा जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अब ये जो तीसरा जो निष्कर्ष जो है इसके कई सारे नाम होते हैं, मैं आपको 2 नाम बता रहा हूं। पृथक करण का नियम। क्या बोलते हैं? पृथक करण का नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या इसका एक और नाम भी है विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, ठीक है। मीनिंग एक ही है, या तो पृथक्करण का नियम बोल दीजिए या विसंयोजन का नियम बोल दीजिए। इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो कुल मिलाकर मेंडल के एकल संकर क्रॉस के ये 3 निष्कर्ष थे, 3 रिजल्ट थे, ये हम तीनों पढ़ने वाले हैं आज। पढ़े, स्टार्ट करें, चले। आइए, सबसे पहला हम क्या देखने वाले हैं? युग्मित कारकों का अनुकरण। आइए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं युग्मित कारकों का अनुकरण। अब देखिए यहां पर समझना, आप बोलेंगे सर यहां पर जो 3 जो रिजल्ट थे, उन 3 रिजल्ट में 2 थे नियम और 1 है अनुकरण, यानी 2 तो है लॉ और 1 है पोस्टुलेट। क्या फर्क होता है नियम और अनुकरण में, यानी लॉ और पोस्टुलेट में क्या फर्क होता है? भाई देखिए, समझो, देखिए 2 में आ रहा है नियम शब्द और 1 में आ रहा है अनुकरण। अनुकरण को इंग्लिश में लिखा है पोस्टुलेट, नियम को बोलते हैं लॉ। तो कुल मिलाकर अनुकरण और नियम में फर्क क्या होता है? देखिए, मेंडल बोलता है कि एक ऐसी चीज जो कभी बदली नहीं जानी चाहिए वो होता है नियम, लेकिन जिसमें असमंजस की स्थिति हो,
जिसमें असमंजस की स्थिति हो कि हाँ हो सकता है भविष्य में आप इसको बदल सकते हैं, तो उसको हम लिखते हैं क्या? अनुकरण। तो यहां पर दो तो थे क्या नियम, जिसमें मेंडल को विश्वास था कि भैया ये वास्तव में बिल्कुल सही है, 100%, 100% बिल्कुल सही है। ये कौन? नियम जिसका कोई इस नियम के कोई अपवाद नहीं है। नियम का मतलब ही वही होता है जिसके कोई अपवाद ना हो। अनुकरण का मतलब हाँ इसके अपवाद हो सकते हैं, ऐसा मेंडल ने बताया, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी देखते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग तो समझ में आ गया ना? अनुकरण का मतलब जिसमें बदलाव आ सकते हैं, जिसमें चेंजेस आ सकते हैं। जो चीज बताई जा रही है उसमें कुछ चेंज आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, अपवाद आ सकते हैं। लेकिन नियम का मतलब क्या होता है? जिसमें अपवाद नहीं होते हैं, ठीक है। आइए, तो यहां पर पढ़ रहे हैं हम क्या? युग्मित कारकों का अनुकरण, जिसको हमने बोला पोस्ट्यूलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताएं, क्या मेंडल ने ये वर्ड बताया था, ये शब्द बताया था कारक? बताया था। फैक्टर बोला था इसको, इंग्लिश में क्या बोला था? फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक, ठीक है। अनुकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसमें हाँ हो सकता है कुछ बदलाव आ सके। चलो जी, ठीक है। अब आगे वर्ड आ रहा है युग्मित। बहुत सीधे सीधे शब्दों में मेंडल ने बोला और बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। आप जरा सोचिए, एक लक्षण को कितने जीन रेगुलेट करते हैं, निर्धारित करते हैं? बस इतनी सी बात सोच समझकर मुझे बताएं, एक लक्षण को कितने जीन रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, निर्धारित करते हैं? कितने करते हैं? इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। कितने? एक जोड़ी जीन बोलते हैं ना, एक जोड़ी जीन करते हैं ना। अलील बोला था ना, युग्म विकल्पी बोला था ना, जरा पर पढ़ना। युग्मित कारकों का अनुकरण यानी एक ऐसा अनुकरण, एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा निष्कर्ष जो मेंडल ने बोला। क्या बोला मेंडल ने? यही बोला क्या कि भैया एक लक्षण जो होता है उसको एक जोड़ी जीन निर्धारित करते हैं। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। युग्मित का मतलब क्या? युगल, जोड़ा, यानी एक पेयर, यानी एक जोड़ा, एक जोड़ा कारक, एक जोड़ा कारक। पेयर्ड फैक्टर, पेयर का मतलब ही क्या होता है? जोड़ी। एक जोड़ी फैक्टर, एक जोड़ी कारक, एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। प्रभु ये बोला किसने? मेंडल ने। लेकिन क्या ये 100% सही है? क्या ये 100% सही है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसके अपवाद जो है, हालांकि बाद में बताऊंगा, लेकिन उस अपवाद का नाम अभी बता दूंगा, और वो नाम है बहु युग्म विकल्पी। क्या नाम है? बहु युग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील। क्या नाम है बेटा जी? मल्टीपल एलील, बहु युग्म विकल्पी। अब जरा इस पर जोर डालो। ये क्या था? एक जोड़ी जीन क्या है? आप बोलेंगे सर अलील है। कौन है? अलील है ना। एक जोड़ी जीन क्या है? अलील। यानी अलील जो है, एक जोड़ी अलील, एक जोड़ी जीन किसको निर्धारित करते हैं? एक लक्षण को। अब ये क्या होगा? नाम में जरा सोचिए क्या आ रहा है? बहु युग्म विकल्पी। अलील को हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। अब जरा सोचिए, एक वर्ड लिखा हुआ है युग्म विकल्पी, एक वर्ड लिखा हुआ बहु युग्म विकल्पी। मैंने बोला, आपसे ध्यान से सुनना, एक जीन है आई। क्या बोला? एक जीन है आई, ठीक है। इसके ध्यान से सुनना, दो रूप हैं। एक है कैपिटल आई, आई ए आई बी। दिख रहा है? आई ए आई बी, दोनों प्रभावी हैं। और एक और है स्मॉल आई। अब आप मुझे बताएं, एक जीन के कितने रूप होते हैं? सोचो सोचो सोचो। कैपिटल टी है स्मॉल टी,
यही तो था, हमने यही तो पढ़ा था। एक जीन जो है, जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, उसके कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं ना, 2 अलील कहलाते हैं ना, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी। एक जीन के कितने रूप हैं? 2, या तो प्रभावी या अप्रभावी, है ना। लेकिन यहां पर मैंने बोला एक जीन जिसके 3 रूप हैं, एक प्रभावी, दूसरा प्रभावी और तीसरा अप्रभावी। अब जरा सोचिए, ये परिस्थिति क्या कहलाती है? बहुयुग्म विकल्पी, जिसमें कई सारे अलील एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। सोचो, क्या कई सारे कारक, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक जोड़ी कारक। मेंडल ने बोला एक जोड़ी कारक एक लक्षण को निर्धारित करता है, लेकिन इसका अपवाद मिला। क्या? कि भैया बहुयुग्म विकल्पिता भी मिलती है यहां पर जीवों में, जिसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित नहीं करता, एक जोड़ी जीन से ज्यादा निर्धारित करते हैं एक लक्षण को, उसको हम बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पी। अगर नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेने का, अभी सिर्फ इतना सा सुनना कि मेंडल ने जो रिजल्ट दिया, इसको छोड़ो, ऊपर देखो, मेंडल ने जो रिजल्ट दिया ये समझ में आ गया। मेंडल क्या बोलता है कि भैया भी मिलती है यहां पर जीवों में, जिसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित नहीं करता, एक जोड़ी जीन से ज्यादा निर्धारित करते हैं एक लक्षण को, उसको हम बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पी। अगर नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेने का, अभी सिर्फ इतना सा सुनना कि मेंडल ने जो रिजल्ट दिया, इसको छोड़ो, ऊपर देखो, मेंडल ने जो रिजल्ट दिया ये समझ में आ गया। मेंडल क्या बोलता है कि भैया हमेशा एक लक्षण जो होता है उसे निर्धारित करते हैं एक जोड़ी जीन या एक जोड़ी कारक या युग्म विकल्पी। खत्म। अपवाद याद रख लेना, बहुयुग्म विकल्पी। बस ये था बेटा हमारा पहला निष्कर्ष, पहला रिजल्ट। ठीक है, हो गया ना। क्या ये सही था? नहीं। 100% सही था? नहीं, इसका अपवाद था। कौन अपवाद था? इसका अपवाद मैंने आपको बता दिया है, बहुयुग्म विकल्पी। मेंडल बोल रहा है युग्म विकल्पी, एक जोड़ी युग्म विकल्पी। फिर से सुन लीजिए अगर नहीं समझ में आया, एक जोड़ी युग्म विकल्पी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। मेंडल बाबा ने सीधा सीधा बोला, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद भी मिलते हैं, कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जहां पर एक जोड़ी युग्म विकल्पी से ज्यादा युग्म विकल्पी यानी बहुयुग्म विकल्पी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ठीक, डन। चल, ये था बेटा जी हमारा क्या, पहला निष्कर्ष। अब आ जाते किस पे? दूसरा, प्रभाविता का नियम। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप दिमाग लगाएं तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये जो नियम है ना, प्रभाविता का नियम जो मेंडल ने दिया, ये केवल और केवल F1 पीढ़ी पर लागू होता है। ये नियम सिर्फ F1 पीढ़ी पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? केवल F1 पीढ़ी पर लागू होता है। चलो, इतना सा बिंदु हमें समझ में आ गया कि ये नियम केवल किस पर लागू होगा? F2 पे नहीं, F1 पे। ठीक है, अब क्या बोलता है ये नियम? ये नियम बोलता है, ध्यान से सुनना, ये नियम बोलता है क्या कि F1 में, ध्यान से सुनना, F1 में एक जोड़ी जीन, F1 में एक जोड़ी जीन में से, ध्यान से सुनना, F1 में एक जोड़ी जीन में से एक जीन या एक कारक प्रभावी होगा, जबकि दूसरा कारक या दूसरा जीन अप्रभावी होगा। अब आप खुद सोचिए, हमारा F1 क्या आया था? दिमाग लगाए, सोचिए हमारी F1 क्या थी?
क्या आया था F1 मेंडल का? कैपिटल टी स्मॉल टी आया था ना? था ना? कौन था? कैपिटल टी स्मॉल टी था ना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी था ना? मेंडल ने यही तो बोला कि भैया जो F1 जो आएगी उस F1 में कहीं ना कहीं एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को क्या कर रहे हैं, निर्धारित, उन जीन में से या उन कारक में से एक कारक जो है वो होगा प्रभावी और दूसरा होगा क्या, अप्रभावी। आप बोलेंगे सर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान से सुनना, ये तो उनका इस नियम का पहला बिंदु था, इस नियम का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु उन्होंने बोला, मतलब इसी नियम के दो भाग हैं, यूं मान लेते हैं इस नियम के दो भाग हैं। पहला कि मेंडल हमेशा बोलेगा कि मेंडल ने बोला हमेशा कि F1 जो होएगा वो सदैव क्या होएगा, कैसा होएगा बेटा जी, F1 में हमेशा एक लक्षण को उत्पन्न करने वाले एक जोड़ी जीन में से एक प्रभावी और एक अप्रभावी। डन, समझ में आ गया। और क्या बोला, अब ये जो दो जीन हैं इनमें से ध्यान से सुनना, हमेशा प्रभावी जीन या जिसे हम क्या बोलते हैं, कारक, हमेशा प्रभावी कारक या प्रभावी जीन लक्षण उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, लक्षण उत्पन्न करेगा, यानी जो प्रभावी जीन है केवल वही लक्षण उत्पन्न करेगा। यानी वो क्या दर्शाएगा, वो जीन क्या दर्शाएगा, ये क्या दर्शा रहा है, प्रभाविता दर्शा रहा है। इसीलिए इस नियम का नाम ही क्या है, प्रभाविता का नियम। डोमिनेंसी दिखा रहा है कौन, कैपिटल टी, यही तो लिखा, हमेशा प्रभावी जीन या कारक लक्षण उत्पन्न करेगा जबकि अप्रभावी लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। तो किसने प्रभाविता दिखाई, कौन दिखा रहा है प्रभाविता, प्रभावी जीन दिखा रहा है क्या, प्रभाविता दिखा रहा है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब मेंडल ने बोला कि भैया ये 100%, 100% ये सही है, इसीलिए नियम बोलता हूं मैं इसे। मेंडल ने बोला ये 100% सही है, इसीलिए इसको मैं नियम बोल रहा हूं, लेकिन बाद में पता लगा इस नियम के भी अपवाद हैं, नियम के अपवाद हैं। ठीक है, अब क्या अपवाद है, ध्यान से सुनना। प्रभाविता का जो नियम है, प्रभाविता का नियम जो है उसका अपवाद, वैसे तो कई सारे अपवाद है लेकिन एक अपवाद आपने भूलना नहीं है जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता। अब जरा सोचिए नाम में क्या आ रहा है, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने बोला पूर्ण प्रभाविता, मेंडल ने बोला पूर्ण प्रभाविता, मतलब पूर्ण प्रभाविता का मतलब कि पूर्ण रूप से जो प्रभावी जीन है वो प्रभाविता दिखाएगा, यानी इसको लक्षण उत्पन्न करने नहीं देगा, केवल अपने आप को ही दर्शाएगा। इसीलिए कौन सा लक्षण मिलेगा, प्रभावी लक्षण मिलेगा, ये मेंडल ने बोला। लेकिन इसका अपवाद मिला क्या, अपूर्ण प्रभाविता। अब साहब अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है वो बाद में आएगा, लेकिन हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको। याद आ रहा, 3 वैज्ञानिक थे, याद आ रहे हैं, 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के कार्य को पुनः खोजा था। उनमें से पहला वैज्ञानिक जो जर्मनी का था, याद करिए क्या नाम था उसका, कार्ल कोरेंस। याद है भैया, क्या नाम था भैया, क्या था, कार्ल कोरेंस था ना, जर्मनी का था ना, मक्के पर काम किया था ना, याद आ रहा है बेटा। इसी कार्ल कोरेंस ने ना एक और पेड़ पर कार्य किया और एक और पादप पर कार्य किया जिसका नाम है मिराबिलिस जालप्पा। अभी नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, नाम है मिराबिलिस जालप्पा। 4 o'clock प्लांट, गुले बांस। ठीक है, कई सारे नाम है, 3 मुख्य नाम होते, सिर्फ इतना सा नाम लिख रहा हूं, क्या, मिराबिलिस जालप्पा। क्या नाम है, मिराबिलिस जालप्पा। इस पर कार्य किया किसने, कार्ल कोरेंस ने। और देखा कि एक पेड़ है जिस पर
एक ये वाला पेड़ जो है, इसका एक पेड़ है जिसपे जो फूल जो है वो लाल रंग का है। प्रभावी है। कुछ दिखाई दिए सफेद रंग के, अप्रभावी है। कुछ दिखाई दिए सफेद रंग के। अपनी गाड़ी में पुष्प का रंग है ना। अब हिसाब से क्या होता जरा सोचिए, F1 कैसी आती, यहां से एक जीन, यहां से एक जीन, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 क्या होती, कैपिटल आर स्मॉल आर। मेंडल ने भी यही बोला कि भैया F1 जो होएगी उसमें F1 में हमेशा एक प्रभावी जीन एक अप्रभावी जीन। मेंडल भैया बिल्कुल सही है यहां तक, लेकिन कार्ल कोरेंस को इसका F1 का लक्षण क्या मिला? आपके हिसाब से, मेंडल के हिसाब से ये क्या होना चाहिए था? आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए था? लाल होना चाहिए था ना, कि प्रभावी जीन हमेशा क्या दिखाता है, प्रभाविता। हमेशा क्या दिखाता है, प्रभाविता। इस अप्रभावी जीन को अभिव्यक्त होने नहीं देगा, केवल अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। इसलिए कौन सा लक्षण दिखाई देगा, प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, यानी लाल नहीं, यहां पर था गुलाबी। कैसा था, गुलाबी। इट मींस क्या प्रभावी जीन ने पूर्ण रूप से इस जीन के ऊपर प्रभाविता दिखाई? क्या इस जीन को लक्षण उत्पन्न करने से रोका? नहीं, थोड़ा बहुत इसने भी उत्पन्न कर दिया। अब जरा सोचिए, सफेद और लाल दोनों लक्षण उत्पन्न होंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी और कैसा आएगा, गुलाबी। तो ये है क्या, अपूर्ण प्रभाविता। हालांकि ये बाद में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा कि ये जो प्रभाविता का नियम था जो मेंडल ने दिया, केवल किस पर लागू हुआ बेटा, F1 पीढ़ी पर। क्या बोल रहे हैं मेंडल कि F1 पीढ़ी में हमेशा एक जोड़ी जीन जो होते हैं, एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को उत्पन्न करते हैं F1 में, वो एक जोड़ी जीन में से हमेशा एक होगा प्रभावी, एक होगा अप्रभावी। प्रभावी जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, अप्रभावी को अभिव्यक्त होने नहीं देगा। यही क्या कहलाएगी, पूर्ण प्रभाविता। क्या कहलाएगी, पूर्ण प्रभाविता। एक क्लास है जिसमें एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक मूर्ख बच्चा है। इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा आंसर दे रहा है, मूर्ख जो बच्चा है वो कभी आंसर नहीं दे रहा है। यानी इंटेलिजेंट बच्चा क्या दिखा रहा है, पूर्ण प्रभाविता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो मूर्ख बच्चा था वो भी पढ़कर आ गया, उसने भी आंसर दे दिया। अब क्या पूर्ण प्रभाविता दिखाई उसने, इंटेलिजेंट बच्चे ने? नहीं। तो वो क्या कहलाएगी, अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता किसमें मिल रही है, मिराबिलिस जालपा गुलेबास। कार्ल कोरेंस ने देखा था, ये पूर्ण प्रभाविता का नियम है, ये प्रभाविता का नियम है, जिसका अपवाद मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आखिरी तीसरा नियम था जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। अब बेटा याद रखना, जिसे हम विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं। अब याद रखना है आपने, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। याद रखना, मेंडल के इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। यानी मेंडल ने जो 3 निष्कर्ष निकाले, उसमें से पहले जो 2 निष्कर्ष मैंने आपको बताए, जिसमें से एक अनुकरण था और एक नियम था, उनके अपवाद थे। लेकिन ये जो नियम है इसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये नियम, देखिए नाम में सिर्फ इतना आ रहा है, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और विसंयोजन का मतलब होता है अलग होना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। अब संयोजन के आगे वी लगा दिया, विसंयोजन मतलब अलग हो जाना, है ना। तो कुल मिला के इन दोनों वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज अलग हो रही है। अब आप मुझे बताएं, एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए मेरे अंदर, ध्यान से सुनना, मेरे अंदर बात करूं या किसी भी जीव की बात करूं, मेंडल ने बोला हमेशा कोई भी जीव हो उसके अंदर एक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए कौन, एक जोड़ी जीन। यही बोला ना, एक जोड़ी कारक।
मेंडल ने बोला, ये सबसे पहला इसका निष्कर्ष था। फिर उसने बोला कि भैया ये जो है ना, ये जो एक जोड़ी कारक जो है, जब युग्मक बनेंगे, क्या बनेंगे, जब युग्मक निर्माण होगा, जब युग्मक निर्माण होगा तो सोच समझकर आप आंसर दीजिए, सोच समझकर आप आंसर दीजिए, क्या ये दोनों एक जोड़ी जीन साथ साथ एक युग्मक में आएंगे या अलग हो जाएंगे? दिमाग लगाएं, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या ये दोनों साथ साथ एक युग्मक में आएंगे या ये दोनों अलग हो जाएंगे? यानी अलग, यानी एक अलग युग्मक में जाएगा, एक अलग, मतलब जाएंगे, जैसे मैं नर हूं तो मेरे से जो युग्मक बनेंगे वो शुक्राणु ही बनेंगे, लेकिन एक शुक्राणु ये है, एक शुक्राणु ये है। यही होगा ना कि भैया एक जोड़ी कारक जो है वो पृथक हो जाएंगे, जब युग्मक का निर्माण होगा तब एक लक्षण को उत्पन्न करने वाले एक जोड़ी कारक, एक जोड़ी कारक, अब ब्रैकेट में लिख लेना, जो एक लक्षण को उत्पन्न करते हैं, याद रखना, ये भी लिखना, जो एक लक्षण को, जो एक लक्षण को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो एक लक्षण को उत्पन्न करते हैं, पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। समझ में आया? क्या बोला? जब युग्मक निर्माण होगा, जब युग्मकों का निर्माण होगा तो एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते थे वो पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, जो इस पृथ्वी पर सदैव वास्तव में यही होता है। क्यों? क्योंकि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। मैं द्विगुणित हूं और मेरे से जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे? अगुणित। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, अगर वो युग्मक बना रहा है तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, है ना। अब दिमाग लगाएं, युग्मक हमेशा अगर अगुणित है तो उसके अंदर एक जोड़ी जीन में से दोनों तो आएंगे नहीं, केवल एक जीन आएगा और दूसरा दूसरे युग्मक में चला जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो इसमें है, इसमें भी बेटा जी वही चीज है। एक युग्मक में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे में कैपिटल टी जाएगा। इसी प्रकार अगर ये है, एक में स्मॉल टी जाएगा, दूसरे में स्मॉल टी जाएगा। तो भैया कुल मिलाकर आपने जब युग्मक का निर्माण करना है तो एक जोड़ी जीन या एक जोड़ी कारक जो एक लक्षण को उत्पन्न कर रहे थे वो क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। उन जोड़ी में से एक युग्मक जाता है, दूसरा दूसरे युग्मक में चला जाता है। यही क्या कहला रहा है? पृथक्करण का नियम, जिसका कोई अपवाद नहीं है। याद रखना, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चे ये हमारा खत्म हुआ है क्या? एकल संकर क्रॉस। अब बेटा जी ये जो एकल संकर क्रॉस हमने पढ़ा है इसका आपने पूरा रिवीजन करना है। एक बार मैं जल्दी से करा देता हूं, जल्दी से सोचिए। सबसे पहली चीज आज हमने क्या पढ़ा? हमने एकल संकर क्रॉस जो था, एकल संकर क्रॉस जो था उसका जो हमने पहले ही पिछले क्लास में पढ़ा था एकल संकर क्रॉस के बारे में, कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण की क्या होती है? वंशागति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकल संकर क्रॉस। ठीक है, फिर हमने उस एकल संकर क्रॉस में F1 पीढ़ी निकाली, फिर F2 पीढ़ी निकाली, फिनोटाइप अनुपात देखा, जीनोटाइप अनुपात देखा। चलो जी, फिर क्रॉस होने के बाद कहीं ना कहीं मेंडल ने ये जो अनुपात जो आया इसका निष्कर्ष निकाला, इनका निरीक्षण किया और फिर निष्कर्ष निकाला। बोला सबसे पहले कि भैया एक लक्षण को एक जोड़ी कारक निर्धारित करेंगे जिन्हें हम जीन बोलते हैं या युग्म विकल्पी बोलते हैं। चलो जी, ये पहला क्या था? युग्मित कारकों का अनुकरण, जिसका अपवाद क्या है? बहुयुग्म विकल्पिता, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, दूसरा क्या था? नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। मेंडल ने बोला कि अगर दो जनक लेते हो विपरीत लक्षण के, तो उनसे जो F1 आएगी हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाएगी। फिर से सुनो,
क्या बोला मेंडल ने कि अगर आप दो जनक लेते हो विपरीत लक्षण के तो इनसे जो F1 आती है वो हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाती है, हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाती है। यानी लंबे को अगर बोने से क्रॉस करोगे तो हमेशा लंबा ही होगी अगली पीढ़ी F1 पीढ़ी, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद आया, क्या आया? अपूर्ण प्रभाविता। एक पुष्प जो लाल रंग का, एक पुष्प जो सफेद रंग का, एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। अगली पीढ़ी ना ही लाल थी ना ही सफेद थी, गुलाबी थी, यानी पूर्ण प्रभाविता नहीं मिली, सिंपल शब्दों में। और तीसरा था पृथक्करण का नियम कि भैया हमेशा एक लक्षण को उत्पन्न करने वाले एक जोड़ी जीन जब युग्मकों का निर्माण होते हैं पृथक हो जाते हैं, एक इस युग्मक में जा रहा है, दूसरा दूसरे युग्मक में जा रहा है। ये था पृथक्करण का नियम जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है ध्यान से, मेरे ख्याल से आपने एक एक चीज समझ ली होगी। अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी? क्विज का। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, मेंडल की सफलता का क्या कारण है? मेंडल की सफलता का क्या कारण है? सोचिए। पहला, तर्कों या प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट योजना एवं विविधता अभिलेख, केवल कुछ ही लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित करना, गणित व सांख्यिकी का प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। सोचो क्या हो सकता है मेंडल की सफलता का कारण? पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि उसने सारे तर्कों, सारे प्रयोग जो थे उनका स्पष्ट योजना रिकॉर्ड बनाकर रखा था। दूसरा, एक समय पर केवल कुछ ही लक्षणों की वंशागति को देखा। तीसरा, उसने गणित का उपयोग किया था, सांख्यिकी का उपयोग किया था। चौथा, उपरोक्त सभी। जरा जल्दी से आंसर लगाएं। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा, मेंडल ने मटर के विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन किया था। हाँ जी, निम्न में से कौन सा उनके अध्ययन में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा लक्षण है जो मेंडल के कार्य में शामिल नहीं था? कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? लंबा और बौना पेड़, पीला और हरे बीज का रंग, अग्रस्थ और कक्षस्थ पुष्प यानी कक्षीय और अक्षीय और अग्रस्थ शीर्ष पुष्प, चिकना एवं खुरदरा तना। जरा सोचिए इनमें से कौन सा लक्षण था जो मेंडल ने सेलेक्ट नहीं किया था? 7 लक्षण में से इनमें से कौन सा लक्षण है जो मेंडल ने चूज नहीं किया था? समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। पहला प्रश्न था बच्चों, मेंडल की सफलता का क्या कारण था? सीधी सी बात है, उसने तर्क भी दिए, वितर्क भी दिए, प्रयोग भी किए और सब का उसने रिकॉर्ड बनाकर रखा। बिल्कुल सही है। केवल कुछ ही लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हाँ, एक समय पर या तो एक या दो लक्षणों की वंशागति को देखा, गणित का उपयोग किया, सांख्यिकी का उपयोग किया। बिल्कुल किया भैया, ये तीनों चीजें क्या थी? सही हैं, यानी करेक्ट आंसर जो है वो उपरोक्त सभी। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, मेंडल ने जो मटर की जो क्रॉसिंग कराई थी उसमें जो लक्षण लिए थे इनमें से कौन सा लक्षण है जो मेंडल ने नहीं लिया? देखिए, लंबा और बौना पेड़ था, हाँ पेड़ की लंबाई थी, हाँ ये तो नहीं होएगा इसका आंसर, मतलब ये लिया था उसने, लक्षण लिया था, यानी ये आंसर नहीं है। बीज का रंग कैसा था? पीला और हरा, हाँ ये भी लक्षण था उसका, यानी ये भी आंसर नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, मतलब यहां पर जो लक्षण दे रखे हैं इनमें से कौन सा लक्षण नहीं चूज किया था वो पूछा है। अग्रस्थ और कक्षस्थ पुष्प, यानी अक्ष पे लगा हुआ है या अग्रभाग पे लगा हुआ है, यानी अक्षीय लगा हुआ है या अग्रभाग पर लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल था, पुष्प की स्थिति थी, ये भी नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या मेंडल ने अपने प्रयोग में लक्षण लिया था क्या खुरदरा और चिकना तना? तने का कोई खुरदरापन और चिकनापन लिया था क्या उसने? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th। यही किया है पक्का? चल, तो ये बेटा जी हमारा हुआ है आज का क्विज और ये है आज का होमवर्क। 4 प्रश्न है, जरूर करिएगा, पक्का करिएगा। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मेंडलवाद अभी चालू रहेगा। अब ये हमने मेंडल का एकल संकर क्रॉस पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट क्रॉस पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा,
तो कोशिश करिएगा एक बार पहले पढ़कर आने की। अगर आप पहले पढ़कर आएंगे तो बहुत बहुत गनीमत होगी, बहुत बहुत फायदा आपको मिलेगा। मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले पढ़कर आ जाएंगे